हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड 1860। हिंदी में अगर हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता 1860। और आज की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर होगा और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और चैप्टर 1 जो कि हमारा कवर करेगा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक। और इस वीडियो सीरीज़ के साथ मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके जो भी MCQs आएंगे प्री के अंदर वो आपको मैं चैप्टर वाइज, अब जैसे आपका चैप्टर 1 आज ख़त्म हो जाएगा, सेक्शन 1 to 5 इसमें आज कवर हो जाएंगे, तो इसके आपके जो भी MCQs होंगे वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कवर कराता हुआ चलूँगा। तो शुरू करते हैं इंडियन पिनल कोड 1860। आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, यह लेक्चर 1 है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन कम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम। अब किसी भी एक्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे, हम देखेंगे कि उस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। तो हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड का एक्ट नंबर होगा 45। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सवाल आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो वो होगा 45। और इसका अगर ईयर पूछ लिया जाए, चाहे ईयर उसके एनेक्टमेंट का हो चाहे ईयर उसके एनफोर्समेंट का हो, तो ईयर होगा हमारा 1860। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब कोई भी एक्ट आया, उसका ड्राफ्ट आया, उसके ऊपर सहमति दी जाएगी, उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे। लेकिन उस ज़माने में राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में हुआ करते थे गवर्नर जनरल। अब हम अगर बात करें कि गवर्नर जनरल ने अपनी एसेंट दी होगी, सहमति दी होगी, तो उस तारीख को हम बोलेंगे डेट ऑफ एनेक्टमेंट। एसेंट बाय गवर्नर जनरल या साइंड बाय गवर्नर जनरल। जिस तारीख को गवर्नर जनरल ने उस ड्राफ्ट के ऊपर, उस बिल के ऊपर साइन कर दिए हों, या जिस तारीख पर गवर्नर जनरल ने उस ड्राफ्ट के ऊपर, उस बिल के ऊपर अपनी सहमति दे दी हो, एसेंट को हम बोलते हैं सहमति। सहमति प्रदान कर दी हो तो हम कहेंगे कि उस तारीख से डेट ऑफ एनेक्टमेंट कही जाएगी। अब खाली एनेक्टमेंट करने से कुछ नहीं होता, जो चीज़ एनेक्ट हुई है, जिसके ऊपर सहमति दी गई है, उसको लागू भी करना होता है। और लागू करने को हम लीगल टर्म से बोलते हैं एनफोर्समेंट, लागू करना। अब अगर हम बात करें लागू करने की तिथि की, तो वो तारीख अलग है। अब अगर हम एनेक्टमेंट की बात करेंगे तो एनेक्टमेंट हुआ था इसका 6 अक्टूबर 1860 को। और अगर हम इसकी एनफोर्समेंट की बात करेंगे, लागू होने की बात करेंगे, तो 1 जनवरी 1862 को। और ये आपके एक एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा व्हाट इज़ द एनेक्टमेंट डेट, तो हमारा होगा 6 अक्टूबर 1860। और व्हाट इज़ द एनफोर्समेंट डेट, 1 जनवरी 1862। ये आपके एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन से तैयार होते जा रहे हैं। इसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब कोई भी एक्ट आता है तो उसको कोई ना कोई ड्राफ्ट करता है, अपने आप कोई एक्ट नहीं आता। अब अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड की, तो इसको वो ड्राफ्ट किया था मिस्टर थॉमस बेबिंगटन मकाले ने। ये नाम अक्सर पूछा जाता है और आपसे क्वेश्चन में लिखा हो TB मकौले, लॉर्ड मकाले, अब चाहे आपके ऑब्जेक्टिव में थॉमस बेबिंगटन मकाले हो, चाहे आपके ऑप्शन में TB मकौले हो, चाहे आपके ऑप्शन में लॉर्ड मकाले हो, तीनों एक ही नाम है। नाम में कंफ्यूजन मत लेना। अब इनके साथ साथ 3 और आदमी थे, मिस्टर एंडरसन, मिस्टर मैकलॉयड और मिस्टर मिलेट। इन 4 लोगों ने मिलकर के ड्राफ्ट किया था हमारा इंडियन पिनल कोड। और अगर बात हुई कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी,
तो वो कौन थे? मिस्टर थॉमस बेबिंगटन मकाले, या फिर मिस्टर टीबी मकाले कह लो, या फिर मिस्टर लॉर्ड मकाले कह लो। अब यहाँ तक की आपको बात समझ में आती है। अब इसी में से एक और क्वेश्चन उठता है कि ये कौन से लॉ कमीशन द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। ऊपर हमने देखा था कि इसको ड्राफ्ट करने में जो हाथ था 4 लोगों का था, मकॉले, मैकलॉड, एंडरसन और मिलेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी लॉ कमीशन ने इसको ड्राफ्ट किया था। तो इसको ड्राफ्ट किया था फर्स्ट लॉ कमीशन ने। ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार प्री में पूछा जाता है। ड्राफ्टेड कमेटी का नाम फर्स्ट लॉ कमीशन। अब हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है हमारे 511, जिनको कि बांटा गया है 23 चैप्टर के अंदर। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 511 और इसको चैप्टराइजेशन किया गया है 23 चैप्टर के अंदर। और वो 23 चैप्टर कौन से हैं वो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अपनी वीडियोस के अंदर पढ़ते जाएंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम खत्म करने वाले हैं चैप्टर 1 को, जो कि कवर करता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 तक। और आपको अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो प्रीवियस ईयर में आते ही जा रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 कहता है हमारा टाइटल, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। और ये सेक्शन 1 अधिकतर एक्टों का लगभग सेम होता है। सब में यही बोला जाता है कि ये एक्ट इस नाम से जाना जाएगा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, और भी अन्य चीज़ें। अब अगर हम बात करें इसके टाइटल की, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पीनल कोड। ये एक्ट इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाएगा और इसका विस्तार पूरे भारत में है। अब ये जो होल ऑफ इंडिया है, ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले होल ऑफ इंडिया नहीं था। 31 अक्टूबर 2019 से पहले था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम यहाँ पर देखेंगे दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन बिफोर 31 अक्टूबर 2019 और दूसरी देखेंगे आफ्टर 31 अक्टूबर 2019। अब अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, तो उस सिचुएशन में क्या होता था, भारत का कोई भी कानून जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एज नो इंडियन लॉ एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी तारीख से पहले? 31 अक्टूबर 2019 से पहले। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को एक एक्ट एनफोर्स करवाया गया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 31 अक्टूबर को एक एक्ट एनफोर्स करवाया गया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और इस एक्ट के एनफोर्स करवाने के बाद से जो हमारे बाकी के कानून थे जो उस टाइम तक जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, वो सभी कानून जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होने लगे। अब जब भारत के सारे कानून जम्मू और कश्मीर पर लागू होने लगे तो हमारा इंडियन पीनल कोड भी जम्मू और कश्मीर पर लागू होने लगा। तो हम कह सकते हैं बाय द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, विच एक्ट? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, हमारा इंडियन पीनल कोड भी लागू होने लगा। कौन सी डेट से? 31 अक्टूबर 2019 से। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका, ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आईपीसी का एक्ट नंबर 45 था, तो क्या इस जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई एक्ट होगा, कोई एक्ट नंबर होगा? तो हाँ, इसका भी एक एक्ट नंबर दिया हुआ है और इसका एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019। आपसे एक्ट नंबर पूछ सकता है कि 2019 में पास होने वाला 34वें नंबर का एक्ट कौन सा है, तो वो हमारा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो आपसे एक क्वेश्चन इसमें एक और पूछा जाएगा कि बाय विच एंट्री जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कौन सी एंट्री से इंडियन पीनल कोड जम्मू और कश्मीर पे भी लागू हो रहा है? तो उसका आंसर होगा एंट्री नंबर 48 से।
एंट्री नंबर 48 से जम्मू और कश्मीर पे भी लागू हो रहा है क्या? इंडियन पिनल कोड। अब हम बात करें सेक्शन 2 की। अब हम सेक्शन 2 की बात करें, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 2 को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। आपसे पूछ लेगा इंटर टेरिटोरियल ऑफेंसेस कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, तो वो आंसर होगा सेक्शन 2 के अंदर। अब ये इंटर टेरिटोरियल ऑफेंसेस होते क्या हैं? जो कि भारत की बाउंड्री के अंदर किए गए हों, और जो भारत की बाउंड्री से बाहर किए गए हों वो होंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब हम बात करें अगर सेक्शन 2 की, तो वो कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, जो भारत की बाउंड्री के अंदर किए गए हों, विद इन इंडिया। अब अगर हम बात करें इसके बैरेक्ट की, तो इसमें लिखा हुआ है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड नॉट अदरवाइज। वो हर एक आदमी दंड का भागीदारी होगा इस कोड के तहत। कोड का मतलब आईपीसी के तहत, अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया हो फॉर एवरी एक्ट और फॉर एवरी ओमिशन। उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया हो या कोई भी ऐसा ओमिशन किया हो जो कि कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ, जो कि भारतीय दंड संहिता के प्रोविजन के खिलाफ हो, उसके कॉन्ट्रेरी हो, उसके विरुद्ध हो, तो वो यही माना जाएगा कि उसने वो अपराध भारत के अंदर रह करके किया हुआ है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए है, स्पेनिश है, मिस्टर ए स्पेन से आए दिल्ली, और दिल्ली में एक मिस्टर बी है। तो मिस्टर ए ने स्पेन से आकर दिल्ली में मिस्टर बी का मर्डर कर दिया। अब जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया तो यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ए को। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मिस्टर ए पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने ये प्ली रख सकता है कि क्योंकि मैं एक इंडियन सिटीजन नहीं हूँ, मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होते और मैं आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर कोर्ट बोलती है कि भाई साहब आप भले ही इंडियन नहीं हैं, आप भले एक फॉरेनर हैं, लेकिन आपने जो ये अपराध किया है, एक्ट किया है, मर्डर किया है, ये कहाँ पर किया है? दिल्ली में। और दिल्ली कहाँ पर है? इंडिया में, पहली बात। और दूसरी बात, आपने अपराध तो किया और आपने सिटीजन को भी मारा इंडिया के। तो अब आप इस चीज़ का प्ली बिल्कुल नहीं ले सकते कि आपने ये अपराध भारत में नहीं किया है या आप एक इंडियन नहीं हैं। आप भले ही इंडियन नहीं हो लेकिन आपने भारत में रह करके अपराध किया है और एक इंडियन सिटीजन को मारा है, तो आपके ऊपर इंडियन पिनल कोड लागू होगा, आप इससे बच नहीं सकते। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। अब हमने ऊपर बात करी थी ऐसे अपराध जो भारत की सीमा के अंदर हुए हों। अब हम सेक्शन 3 में बात करेंगे ऐसे अपराध जो भारत की सीमा के बाहर हुए हैं। यहाँ पर आप देखें बियॉन्ड इंडिया, लेकिन उनको किस तरीके से ट्राई किया जाएगा कि वो अपराध इंडिया के अंदर हुआ है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट बाय विच लॉ ट्राइड विद इन इंडिया। अब इसका सेक्शन 3 का एक और नाम होता है जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था
इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये दोनों हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, इसका मतलब जो भारत की सीमा से बाहर हुए हों। जैसे कि डेफिनेशन कह रही है, पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, भारत की सीमा से बाहर, लेकिन उनको इस तरीके से ट्राई किया जाएगा कि वो भारत की सीमा के अंदर किए गए हैं। पहले हम समझते डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। एनी पर्सन इज लाइबल, वो हर एक आदमी लाइबल होगा बाय एनी इंडियन लॉ, हर एक आदमी लाइबल होगा किसी भी इंडियन कानून के अंतर्गत अगर उसने क्या किया हो, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस, किसी भी अपराध के लिए अगर उसने वो अपराध इंडिया से बाहर किया है, कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, अगर उसने वो अपराध इंडिया के बाहर रहकर भी किया है तो भी उसका जो ट्रीटमेंट होगा, उसका जो ट्रायल चलेगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, दिस कोड, और दिस कोड का मतलब आईपीसी के अकॉर्डिंग। अब वो जो अपराध होंगे वो क्या होंगे, कोई भी ऐसा एक्ट होगा जो कि उसने भारतीय दंड संहिता के प्रोविजन के अगेंस्ट जाके किया हो। अब भले ही वो उसने इंडिया के बाहर किया हो, लेकिन वो फिर भी इसी तरीके से माना जाएगा कि वो उसने इंडिया के अंदर किया है। फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए है जो कि एक इंडियन है, ये भाई साहब गए स्पेन। अब स्पेन में कोई मिस्टर एक्स है। अब ए एक्स का मर्डर कर दिया और इनका मर्डर करके मिस्टर ए वापस आ गए दिल्ली, और जैसे ही दिल्ली आए ए को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। अब इस सिचुएशन में क्या मिस्टर ए ऐसे बोल सकते हैं कि भैया मैंने तो खून इंडिया में किया ही नहीं, पहली बात मैंने खून किया स्पेन में, और दूसरी बात मैंने किसी इंडियन को नहीं मारा, मैंने मारा स्पेनिश को, तो भी मेरे को आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरे ऊपर तो इंडियन पिनल कोड लागू होगा ही नहीं। तो यहाँ पर का लॉ बोलेगा कि भाई साहब आपकी बात मानते हैं कि आपने खून स्पेन में किया है और एक स्पेनिश का किया है, लेकिन आप खुद एक इंडियन हैं, पहली चीज़। अब क्योंकि आप एक सिटीज़न हैं इंडिया के, तो आपके साथ साथ आपका लॉ भी चलेगा, आप अपने लॉ से नहीं भाग सकते। अगर आपने ये खून भले ही स्पेन में किया हो, लेकिन आपसे ये ऑब्जर्वेशन की जाएगी कि आपने वो खून इंडिया के अंदर रह करके किया है, और आपको वही सज़ा मिलेगी जो आप इंडिया के अंदर रह करके करते। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इसका मतलब ये है कि हम कोई प्ली नहीं ले सकते। अब आगे हमारा सेक्शन 4। मैंने आपको बताया था सेक्शन 3 का नाम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, इसको भी हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विच सेक्शन डिनोट्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 3 और सेक्शन 4। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विच सेक्शन डिनोट्स इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 2। तो इनको जरा ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे कैसे पूछ ले जाते हैं। सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ दिस कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, आईपीसी का विस्तार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के अंदर। अब हम इसकी जरा बैरक की लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड। अब इस आईपीसी के जो प्रोविजन होंगे वो किसी अन्य अपराधों के लिए भी हो सकते हैं, और वो अन्य अपराध कौन से होंगे, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को छोड़ करके उनके अलावा भी अगर कोई अपराध होंगे तो उस पर भी आईपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे।
अब अगर हम बात करें वो कौन कौन से होंगे, तो पहली चीज़, आईपीसी के प्रोविजन किसी भी भारतीय नागरिक पर अप्लीकेबल हैं। अब चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो, विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। और ये सिचुएशन मैंने आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अंदर समझा दी थी। अब अगर हम बात करें इसका दूसरा, एनी पर्सन, क्लॉज 1 में हमने स्पेसिफिक बात की थी सिटीजन की, और क्लॉज 2 में हम बात कर रहे हैं किसी भी आदमी की, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो सिटीजन ना हो। एनी पर्सन ऑन एनी शिप, वो किसी भी शिप में हो या वो किसी भी एयरक्राफ्ट में हो। लेकिन ये जो शिप या ये जो एयरक्राफ्ट है, ये क्या होने चाहिए, ये रजिस्टर्ड इन इंडिया होने चाहिए। भारतीय शिप हो या भारतीय एयरक्राफ्ट हो, अब वो चाहे एयरक्राफ्ट या वो चाहे शिप कहीं पर भी हो, इंडिया में हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी भारतीय शिप में है या भारतीय एयरक्राफ्ट में है, तो वो ऐसा ही माना जाएगा कि उसने वो काम इंडिया में रह करके किए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए है, फ्रांस के हैं, इन्होंने फ्रांस एयरपोर्ट से एयर इंडिया का प्लेन बोर्ड किया और ये उससे गए जर्मनी। अब लेकिन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उस प्लेन के अंदर एक मिस्टर एक्स थे जो कि सिटीजन थे जर्मनी के। ए ने जर्मनी के सिटीजन एक्स का उस एयरक्राफ्ट के अंदर मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मिस्टर ए के ऊपर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होगा या नहीं। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि ये जहाँ पर पहली चीज़, क्या ये मिस्टर ए इंडियन है, आप कहेंगे नहीं। दूसरी चीज़, क्या इसने किसी इंडियन को मारा, आप कहेंगे नहीं। तीसरी चीज़, क्या ये ऑफेंस इंडिया में हुआ है, आप कहेंगे नहीं। और यही आप मार खा जाएंगे, क्योंकि हमने क्लॉज 2 में पढ़ा था कोई भी ऐसा शिप हो या कोई भी ऐसा एयरप्लेन हो जो कि रजिस्टर्ड हो इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो ये इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड शिप है, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये कहाँ से उड़ा और कहाँ को उड़ रहा है, ये है कहाँ पे रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर। तो हम यही बोलेंगे कि इसने ये अपराध, ए ने ये मर्डर एक्स का कहाँ पर किया है, इंडिया में किया है। तो हम ये कहेंगे कि आईपीसी मिस्टर ए के ऊपर एप्लीकेबल होगी। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आती है। अब इस केस के अंदर मिस्टर ए ये प्ले नहीं ले सकते कि भैया मेरे ऊपर तो आईपीसी लागू होगी ही नहीं, क्योंकि मैंने ये अपराध भारत के अंदर नहीं किया। लॉ बोलेगा भाई साहब आप एयरक्राफ्ट के अंदर थे इंडिया के, और वो इंडिया का एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड था, तो ये माना जाएगा कि आपने ये अपराध इंडिया के अंदर रह करके किया है और आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा अभी सेक्शन 4 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अब इसका एक क्लॉज 3 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अमेंडमेंट से आया था और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी किसी भी पर्सन पर एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर भी एनी पर्सन है, सिटीजन स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी पर्सन हो सकता है, और वो कहीं पर भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे ना हो, इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे ना हो। लेकिन उसका जो अपराध है इस तरीके का होना चाहिए, कमिटेड ऑफेंस
जिसके अंदर वो क्या करेगा, कंप्यूटर को टारगेट करेगा, जो कि लोकेटेड कहाँ पर होंगे, इंडिया में होंगे। ऐसे कंप्यूटर को टारगेट करेगा जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड होंगे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है हैकर्स जो होते हैं, वो भले ही जापान में बैठे हो, चाइना में बैठे हो, उन्होंने कोई कंप्यूटर हैक कर दिया इंडिया का, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने ये अपराध इंडिया में रह करके किया, क्योंकि वो कंप्यूटर रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, वो इंडिया में हैं। अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो इस बात की प्ली नहीं ले सकते कि हमने तो ये ऑफेंस या हमने जो ये एक्ट जो किया है जापान में रह करके किया या फिर चाइना में रह करके किया है। लॉ बोलेगा भैया जो कंप्यूटर था वो कहाँ पर था, वो था इंडिया के अंदर, तो आप इंडिया के अंदर ही दोषी पाए जाएंगे, आप इस चीज़ से नहीं भाग सकते। अब इसके अंदर जो ये अमेंडमेंट आई थी, ये आई थी आपकी सेक्शन 2(1) ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्वेश्चन में आपसे ये सेक्शन पूछ लेगा कि ये जो 4(3) है ये कौन सी अमेंडमेंट से आया था, तो हम कहेंगे सेक्शन 2(1) ऑफ IT एक्ट 2000। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो हमने देखा क्लॉज 1 में भारतीय नागरिक के बारे में बात कर रहा है, क्लॉज 2 में किसी भी पर्सन को, चाहे वो नागरिक हो चाहे ना हो, लेकिन वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए किसी शिप के अंदर या किसी एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो। अब इससे मतलब नहीं है कि वो जो एयरक्राफ्ट है या जो शिप है वो इंडिया के अंदर है या नहीं है। दूसरा क्लॉज 3 ये भी किसी भी आदमी की बात करता है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे ना हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, लेकिन वो जो उसने अपराध करना है वो अपराध कैसा होगा, वो अपराध होगा कंप्यूटर रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ, और वो जो कंप्यूटर रिसोर्सेज होंगे वो कहाँ पर लोकेटेड होंगे, वो होंगे इंडिया के अंदर। यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर मैंने आपको बताया सेक्शन 2(1) ऑफ IT एक्ट, ये एक अमेंडमेंट से आया था और ये क्वेश्चन हर बार प्री के अंदर पूछता है। तो इसको प्लीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ उन पॉइंट को या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको पॉइंट बाय पॉइंट अपने आप नोट करें, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर के अंदर। और मैं आपको एवरी संडे जो भी हमारा टॉपिक कवर होता है उसके MCQ भी सॉल्व करवाऊंगा, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपका कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बस आपकी डेडिकेशन चाहिए और मेरा आपको पूरा सपोर्ट है। सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 कहता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड। IPC के द्वारा कुछ ऐसे भी लॉ होते हैं जिसके ऊपर IPC का कोई प्रभाव नहीं होता। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड। अब ये दिस कोड का मतलब IPC। कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं, कुछ ऐसी विधि है, कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसके ऊपर IPC का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर हम पढ़ें, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट पनिशिंग म्यूटिनी, डिसर्शन, किसकी म्यूटिनी, किसका डिसर्शन, ऑफ एनी ऑफेंस, सॉरी ऑफ एनी ऑफिसर्स, ऑफ एनी सोल्जर्स, ऑफ एनी सेलर्स, ऑफ एनी एयरमैन। किसी भी ऑफिसर की म्यूटिनी या किसी भी ऑफिसर की डिसर्शन, किसी भी सेलर की म्यूटिनी या डिसर्शन, किसी भी सेलर की म्यूटिनी या डिसर्शन, किसी भी एयरमैन की म्यूटिनी या डिसर्शन जो कि सर्विस में हो, किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या कोई भी ऐसे एक्ट जो कि लोकल लॉ के अंदर पास किए गए हों या फिर स्पेशल लॉ के अंदर पास किए गए हों, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी। कोई भी ऐसे ऑफिसर हो, कोई भी ऐसे सेलर हो, कोई भी ऐसे सोल्जर हो, कोई भी ऐसे एयरमैन हो जो कि भारतीय सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हों,
या किसी लोकल लॉ के अंतर्गत काम कर रहे हों या किसी स्पेशल लॉ के अंदर काम कर रहे हों तो उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। हमने आज डिस्कस किया चैप्टर 1, उसके अंदर मैंने आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन बताए और आप एक बार इसको गो थ्रू करें और जब हमारा संडे तक जितना भी पोर्शन कंप्लीट होगा फिर हम संडे के दिन एमसीक्यूज उस पोर्शन तक के सारे कवर करेंगे। अब उस एमसीक्यू के अंदर आपके डिफरेंट स्टेट्स में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब उसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।